रसोई घर में नीलम को देखते ही शोभा जी बोली, अरे बहू, तुम उठ गई? सुनो, आज शाम को मैंने गीता के ससुराल वालों को खाने पर बुलाया है, इसलिए ज़रा ध्यान रखना कि खाने में मटर पनीर, आलू की कचौरी, खीर और सलाद वगैरह तैयार कर देना। मिठाई रात से मंगवा दी है। हाँ, और एक बात भूल ही रही थी, गीता के सास ससुर तला भुना नहीं खाते, इसलिए उनके लिए कद्दू की सब्जी तड़का लगाकर बनाना। साथ ही आटा गूंथ के रख देना। खाने के समय ताजी रोटी सेक कर परोस दूंगी। पनीर तुम पास वाली दुकान से लेती आओ और जाते जाते मटर प्याज लहसुन मेरे हाथ में देती जाना। तब तक मैं छील काट के काम निपटा लूंगी। उसके बाद कचौरी का मसाला भी बना दूंगी। उमा जी तो बस अपने ही धुन में बोलती ही जा रही थी। नीलम की ओर उनका ध्यान ही नहीं था। इधर नीलम उनकी बातें सुनकर मन ही मन खिन्न हो रही थी और तरह तरह के चेहरे बनाते हुए बुदबुदा रही थी। ये तो इनका रोज का ड्रामा हो गया है। बेटी को दावत पर बुला लो और बेटे को फ़ोन कर दो कि मिठाई लेते आओ। मानो सामान खरीदने में पैसे लगते ही नहीं हैं। बेटा सब्जी सामान लाएगा और घर में बहू तो है ही, जैसे कोई रसोइया हो, वही पकाएगी और बेटी के ससुराल वालों को सेवा टहल भी करेगी। काफ़ी देर तक नीलम ना तो बाजार गई और ना ही कोई सामान लेकर आई। तब शोभा जी ने पुनः कहा, क्या हुआ बहू, सुनाई नहीं दिया? सामान तो दो, वरना तैयारी में वक्त लगेगा। हम और वो मिलकर लगभग 15 लोग हो जाएंगे। इतने लोगों का भोजन बनाने में समय तो लगेगा ही। अगर जल्दी से काम निपट गए तो उनके आने पर थोड़ी देर बैठकर गपशप भी कर पाएंगे, वरना ऐसा होगा कि वो आ जाएंगे और हम अभी भी रसोई में ही उलझे होंगे। दोबारा कहने पर नीलम झल्ला कर बोली, अरे क्यों चिल्ला रही हो? सुबह से उठते ही बस बकवास किए जा रही हो। इंसान अभी उठा है, पहले चाय पानी तो पिलाओ। पर आपको तो बस बेटी से मतलब है। मैं इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकती। मुझसे पकवान बनवाने की उम्मीद मत रखना। आपने किसी इजाज़त से उन्हें बुलाया है। आपको पता नहीं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती। नीलम ने हाथ झटकते हुए आगे कहा, और ये क्या बात हुई कि आटा गूंथ के रख देना, मैं ताज़ी रोटियां सेक दूंगी? वाह, मतलब नाम आपका होगा कि आपने खिलाया है और हड्डी मैं गलाऊं? अगर इतना ही शौक है मेहमान नवाजी का तो खुद ही बनाइए ना पूरा खाना। मैं कोई ऑर्डर पर चलने वाली कुक नहीं हूँ। शादी के बाद से देख रही हूँ, बेटी आए तो त्योहार, बहू थक जाए तो नाटक। अगर इतना ही शौक है बेटी के ससुराल वालों के साथ डिनर का, तो सब मिलकर किसी रेस्टोरेंट में चलकर खा लीजिए। और हाँ, अगर खर्च आया तो अपने बेटे से मत वसूलना, गीता से ही पेमेंट करवाना। नीलम अभी और क्या क्या कहने वाली थी कि शोभा जी ने बीच में ही उसे टोक दिया। ये क्या बक रही हो? तुम्हारी शादी के बाद मैंने कब गीता के ससुराल वालों को यहाँ बुलाया है? पहले साल में सिर्फ राखी के दिन गीता आया करती थी, पर उस दिन भी तुम इतना खींचती थी कि शादी के बाद जब अपनी ननद आ रही है, कैसे आऊँ का बहाना बनाकर राखी पर आना भी बंद कर दिया। तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर भी वही उन्हें बाहर खाना खिलाती है, ये कहकर कि बुआ की ओर से तोहफा है। इधर सास बहू में तीखी बहस छिड़ चुकी थी कि तभी गीता और उसकी देवरानी काव्या आ गई। दरवाजे पर ही खड़ी उन्होंने सारी बातें सुन ली और वहीं पर रुक गई। गीता समझ नहीं पा रही थी कि काव्या से क्या कहे। आज उसकी भाभी ने उसी के सामने उसके मायके की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। गीता को अपनी भाभी की फितरत पता थी, पर उसने ससुराल में कभी जिक्र नहीं किया था। वहाँ सबको लगता था कि गीता घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि मायके नहीं आ पाती। उन्हें क्या खबर थी कि असल में भाभी को गीता का आना पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आती है। शोभा जी ने ही आज गीता के सास ससुर को दावत पर बुलाया था, क्योंकि गीता के पति ने दूसरे शहर में नौकरी शुरू कर दी थी और वे सब यहाँ से नए शहर जा रहे थे। गीता के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते हैं। देवर देवरानी अलग शहर में रहते हैं। जब पता चला कि ये शहर हमेशा के लिए छोड़ना है, तो देवर और ननद भी यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उनके पिता भी इसी कंपनी में काम करते थे और उनका बचपन यहीं बीता था। बाद में गीता के पति भी उसी कंपनी में लग गए, इसलिए वो सब काफ़ी समय से यहीं टिके थे। गीता के पिता भी उसी ऑफिस में थे, इसलिए जान पहचान में ही दोनों का विवाह तय हुआ। अब जब गीता के पति को दूसरी जगह ट्रांसफ़र मिल गया, तो वो सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काव्या ने कहा, दीदी, इतने लोगों का खाना भाभी अकेले कैसे बनाएंगी? हम दोनों पहले से ही निकलते हैं, काम में हाथ भी बटा देंगे और इस बहाने आपके साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे। आपका तो मायका है, आगे भी मिलती रहेंगी, पर हमें पता नहीं अब कब आना संभव हो पाएगा। काव्या की बात सुनकर गीता को आना ही पड़ा, वरना वो भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। भाई अगर राखी में छुपकर कुछ तोहफा दे देता तो भाभी को पता चलते ही घर में हंगामा मच जाता था। अब गीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। गीता ने स्थिति को संभालते हुए कहा,
दीदी, हम तो बच्चों के लिए कुछ तोहफा भी नहीं लाए, चलो बाजार से कुछ ले आएं, फिर वापस आएंगे। अभी दोनों बाहर मुड़ी ही थी कि सामने से राज आता दिखा। उन्हें बाहर जाते देख वो बोला, अरे कहाँ चली सब, चलो अंदर। गीता की देवरानी ने कहा, भैया ज़रूरी काम याद आ गया है, निपटा कर अभी लौट रहे हैं। राज ने अंदर जाकर माँ से पूछा, गीता और काव्या कब आई थी और क्यों चली गई? माँ हैरानी से उसे देखकर बोली, वो कब आई थी, तुम्हें किसने बताया? राज ने कहा, मैंने उन्हें बाहर देखा था। तब माँ को सब समझ आ गया। उन्होंने नीलम की सारी बातें राज को सुनाई और कहा, शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए वो वापस चली गई। ये सुनकर राज ने नीलम को फटकारते हुए कहा, अब तो पड़ेगी ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक। आज तक गीता ने अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए ना तो यहाँ कदम रखा और ना ही अपने ससुराल वालों को यहाँ बुलाया। हमें तो पहले से ही मालूम है कि किससे कब और क्या कहना है, पर तुम्हें तो इसका भान ही नहीं है। वो तो आज भी आने को तैयार ही नहीं थी। हम माँ बेटे की जिद पर जाकर ही सब परिवार खाना खाने के लिए राजी हुई थी, पर आज तुमने हमारी इतनी मेहनत और समझदारी पर पानी फेर दिया। आज उसकी देवरानी के सामने तुमने हमारी इज्जत का बुरा हाल कर दिया। ये सुनकर राज ने नीलम को समझाते हुए कहा, नीलम, गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर आज बात सिर्फ खाने की नहीं थी। गीता सालों बाद ससुराल वालों के साथ मायके आ रही थी, वो भी हमेशा के लिए, शहर छोड़ने से पहले। हम सब चाहते थे कि उसकी आखिरी याद इस घर से अच्छे से जाए। पता नहीं अब वो इस घर में कब आ पाती। नीलम चुप हो गई। पहली बार उसे पूरी बात समझ आई। उसने नज़र झुका ली। मुझे लगा बस हर बार की तरह बेटी के लिए सब कुछ और बहू के लिए सिर्फ काम। शोभा जी ने आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ा। बहू, अगर तुझे ऐसा लगा तो गलती मेरी है। मैंने ही कभी तेरी भावनाओं को नहीं समझा, पर आज सब कुछ साफ हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता और काव्या तोहफे और मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हम गए नहीं थे माँ, भाभी बस नीचे तक गए थे। सोचा जब तक माहौल ठीक ना हो हम इंतज़ार कर लेते हैं। काव्या बोली, भाभी आज रसोई में हम सब साथ होंगे, आप बताओ क्या करना है, हम करेंगे। मुझे माफ़ कर दो गीता दीदी, बस जाने से पहले एक बार सब बैठकर खाना खा लें, बस यही मन है। गीता की आंखें भर आईं। वो पहली बार नीलम के गले लग गई। गीता ने उसका माथा चूमा। पगली, माफ़ी मत मांग, अपने हक के लिए बोला है, ये गलत नहीं है। बस तरीका थोड़ा नरम होता तो आज ये नौबत ना आती। चलो अब सब मिलकर खाना बनाते हैं। माँ आप बैठो, आज आपकी दोनों बेटियां मिलकर खिलाएंगी। उस शाम उस घर में पहली बार 15 लोगों का खाना 4 जोड़ी हाथों ने मिलकर बनाया। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं। खाते वक्त शोभा जी ने कहा, आज समझ आया कि घर बेटी से नहीं बहू से बनता है, और बहू जब बेटी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। जाते वक्त गीता ने नीलम के हाथ में एक छोटा डिब्बा दिया। ये आपके लिए है, ननद की तरफ से। नीलम ने डिब्बा खोला। उसमें चांदी की एक छोटी सी करछुल थी। गीता बोली, ताकि आपको याद रहे, रसोई की मालकिन आप हैं। जब मन करे खिलाना, जब ना करे तो हक से मना कर देना। बस अपनों को पराया मत समझना। उस दिन के बाद शोभा जी के घर में दावत के 2 नियम बन गए। पहला खाना सब मिलकर बनाएंगे और दूसरा बुलावा सिर्फ बेटी के ससुराल को नहीं, बहू के मायके को भी जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।